हम आपने अभी बात कही कि पहला आईपीओ आप अभी लेके आ सकते हो। आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कितने लाख करोड़ की? 10 लाख करोड़ की। उसका आईपीओ कितने रुपए का आया था? 2.38 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का। इंफोसिस दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, क्या आप टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंपनी, आईपीओ कितने करोड़ का था? 13 करोड़ का। यानी कि आज से पहले, यानी कि जब मैंने इस बाजार में एंट्री की, उस समय जो आईपीओ आया करते थे वो इसी साइज के आया करते थे। कोटा का सबसे पहला आईपीओ तो शायद ओम मेटल रहा होगा, लेकिन कैरियर पॉइंट एक आईपीओ आया था उससे जस्ट पहले। 93 की बात कर रहा हूं, जो पहला आईपीओ आया था स्वास्तिक फिनलीज आया था। आप देख रहे हैं ब्रोकिंग फर्म रन कर रहे हैं। कितने करोड़ का आईपीओ था? 1.5 करोड़ रुपए का। जरा सोचो, ये सारे एसएमईज थे उस टाइम पर, ये सारे एसएमईज थे। आपको लगता है कि क्या आप ये आईपीओ लेके आकर, क्या 25 करोड़ का आपको आईपीओ नहीं आ सकता? 6, 7, 8, 9, 10 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ नहीं आ सकता? यदि आपका आईपीओ, आपका इस समय आपको पैसा मिल जाता है, तो आप सोचिए कि अगले 20 साल में आप अपने बिजनेस को कहां तक पहुंचा सकते हैं। और क्या रीजन है कि आज ये स्वास्तिक 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, 9 लाख 10 लाख करोड़ की रिलायंस बन गई है, इंफोसिस 3, 4, 5 लाख करोड़ की इंफोसिस है। आपके पास, आप अपने बिजनेस के मास्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस सेशन को अटेंड करने के बाद में डेलीगेशन ऑफ वर्क आप समझ गए, डेलीगेशन करने को तैयार है, डेलीगेट करने को तैयार है। आप में बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके बिजनेस से पैसा कैसे कमाया जाता है। वो तो आप कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन क्या आप अपने बिजनेस को एक बिजनेसमैन की तरह से चलाना चाहते हैं? हम जब भी हमारा बच्चा बड़ा होता है, हम उससे एक ही बात पूछते हैं, बेटा तेरे को क्या करना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है? जॉब करना है क्या तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अभी सर ने भी नाम लिया कि बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन है। मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन से बड़ा बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। बिजनेसमैन तो सभी है। बिजनेसमैन क्या देखता है कि इस साल मैंने कितना परचेज किया, कितना खर्चा हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये मेरा प्रॉफिट है, ये हो गया बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या कहता है कि नहीं, सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं है। क्या उनकी प्रॉफिट वही है, या उनकी कैपिटल वही है जो इन्होंने बनाई है, या वो है जो इस गुडविल को भी यदि जोड़ लें, जो इन्होंने एम्पायर बनाया है, वो कितना बड़ा है? आपको लगता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना स्टाफ, इतना ट्रेंड स्टाफ, इतने प्रोसेसेस बनने के बाद में उसकी वैल्यू क्या सिर्फ वही है जो ये कमा रहा है? यदि ऐसा चलता हुआ बिजनेस आपको मिल जावे, जरा सोचो आप, यदि आपको इंडियन होटल जैसा बिजनेस चलाना हो, आपको लगता है कि आप इंडियन होटल चला सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन यदि आपके पास उतना पैसा भी हो जाए जितना इंडियन होटल चलाने के लिए चाहिए, या इंडियन होटल की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो आपके पास पैसा भी हो, तो क्या आप नया इंडियन होटल खड़ा कर सकते हैं 1 साल में? कहां से लाएंगे वो प्रॉपर्टी, कहां से लाएंगे वो लोकेशन, कहां से लाएंगे स्टाफ, कहां से लाएंगे प्रोसेसेस? उसकी कोई वैल्यू तो होनी चाहिए ना। क्या इंडियन होटल की वैल्यू वो नहीं है जो हर साल कमा रही है? इंफोसिस की वैल्यू वो नहीं है जो हर साल कमा रही है? उससे एटलीस्ट 10 to 20x ज्यादा है मार्केट वैल्यू। तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? डॉक्टर साहब कमा रहे हैं, सपोज 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये 10 करोड़ नहीं है, इनकी वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, 200 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू है। तो इस तरह से बिजनेस को सोचेंगे तो हम बिजनेस में नहीं, एंटरप्रेन्योर बनना है हमें। जब 82-83 में रिलायंस का आईपीओ आया था, 79 में रिलायंस का आईपीओ आया था, 93 में इंफोसिस आया था, उस समय तो कंपनियां इतनी 2004-5 तक कंपनियां इतनी आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, लोगों की पैसे की वैल्यू खत्म हुई, उसके कारण आज पोजीशन ही हो गई कि जो भी बड़े आईपीओ आते हैं वो 100, 200, 300, 500 करोड़ से आते हैं। तो 2011 में गवर्नमेंट ने ही कहा कि नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में 25% लोग क्या करते हैं, एसएमईज में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में 25% लोग, उनको यदि पैसे की जरूरत है तो वो पैसा कहां से लाएंगे? उनके लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। तो उन्होंने बीएससी और एनएससी ने दोनों ने एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया, और वहां उन कंपनीज को लिस्ट करने के लिए प्रोविजन दिया, या उन कंपनीज को इश्यू लाने का प्रोविजन दिया जो 25 करोड़ रुपए से कम की उनकी कैपिटल है। नहीं, मार्केट कैप नहीं, कैपिटल
यानी कि जैसे आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाए, तो वो 25 लाख रुपए 25 करोड़ रुपए से कम लगाए हो, दैट्स ऑल। इतनी सी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप आईपीओ लेके आ सकते हो। तो आज हम में से कोई ना कोई नेक्स्ट रिलायंस हो सकता है, क्योंकि हम भी उस कैटेगरी में आ गए। बस यदि आप ट्रेड करते हैं, यदि आप इस तरह का कोई इश्यू लेके आते हैं, ट्रेड करते हैं, तो मुझे जो मोबाइल एप्लीकेशन में भार्गव साहब बताएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेड करते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है या मेन बोर्ड पे ट्रेड हो रहा है। जब पता ही नहीं लगता तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ फर्क कितना सा है, नंबर 1, एसएमई में जो अभी सेबी के रूल्स है वो एक लोट में काम करना होता है, लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए का काम होना चाहिए। जरा सोचिए, आप अपना इश्यू लेके आते हैं, 20 करोड़ रुपए का आपका इश्यू आता है, 2 लाख रुपए का एक लोट हो, तो कितने इन्वेस्टर हो गए आपके पास? 20 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आई थिंक 1000 इन्वेस्टर्स से आपका इश्यू सब्सक्राइब हो सकता है। पूरे इंडिया में जहां पर 8, 9, 3, 4, 5, 6 करोड़ डीमेट अकाउंट है, आपको सिर्फ 1000 लोग चाहिए जो आपके विजन में विश्वास रखते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, 3 में से 2 साल प्रॉफिट होना चाहिए। और नंबर तीसरा, 3 करोड़ रुपए की टेंजिबल एसेट होनी चाहिए। जैसे फैक्ट्री होगी ना, ये 3 करोड़। सर, ये का कोई क्राइटेरिया कितना का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो 2 लाख ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी बात है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा आता है कॉम्पेटिबिलिटी या रिक्वायरमेंट क्या आती है? कैपेबिलिटी। इसमें कैपेबिलिटी में जब आईपीओ में यदि कोई इन्वेस्टर परचेज करने जाएगा तो आप एज ए इन्वेस्टर आप क्या देखते हो कि कैसी कंपनी लेनी है जिसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो। ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पहले 2 करोड़ प्रॉफिट आया हो, फिर 6 करोड़ आ गया हो, फिर 10 करोड़ आ गया हो, इस तरह से प्रॉफिट कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा हो। नंबर दूसरा, बैलेंस शीट क्लीन होनी चाहिए। यदि आप अपना आईपीओ लेके आते हो तो जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस को आप खुद रन करो। आपके प्रोफेशनल्स आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं, आप उनको हायर कर सकते हो और वो आपके बिजनेस को रन करेंगे। आपको करना क्या, 1-2 साल आप सिखा सकते हो उनको। यदि वो सीख जाएंगे तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। मैं पूछता हूं, एल&टी का मालिक कौन है? कोई एक नाम सुनते हो क्या आप? सो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। तो आप ये सोचिए कि दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे बिजनेस में नहीं आ रहे, इसलिए मेरे को मैं कंफर्ट में आ गया। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे? हम देखते हैं पापा सुबह 7 बजे लग जाते हैं, शाम को 9 बजे तक फोन करते रहते हैं। यानी कि बच्चों को इस तरह से ग्रो होते हुए देखते हैं हम लोग। इस तरह से उनके उठने से पहले हम चले जाते हैं और उनके आने के बाद में हमारे आने के बाद में वो सोते हुए मिलते हैं हमको। तो इस तरह से बच्चों को ग्रो होता देखते हैं। तो वो देखते हैं कि इसमें बेकार है, मैं तो अमेजोन की जॉब कर लूंगा, फ्लिपकार्ट में जॉब कर लूंगा, किसी आईटी कंपनी में जॉब कर लूंगा, मैं तो जॉब ही कर लूंगा ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब बच्चे देखेंगे कि पापा ने सारा काम डेलीगेट कर रखा, वो तो ऑफिस चैम्बर में आके कुछ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और 2-4 लोगों से मिलते हैं, उनको लगेगा ना कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इंडस्ट्री में, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2016 में केलकटा के कई लोगों का मेरे पास फोन आता था, यार बच्चे सीए कर लिए लेकिन बिजनेस में नहीं आना चाहते और वो बिजनेस जॉब कर रहे हैं। मेरे अनंत ने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बिजनेस में आना है। आज वो इंस्पायर हो रहे हैं और वो जॉब छोड़ के वापस बिजनेस में आना चाह रहे हैं। और आज हमारी इंडस्ट्री में नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में आना चाहती है। रीजन उससे पहले तक क्या था, सब अटैची लेके जाते थे, आपके पास जाते थे, फॉर्म भरते थे, एक एसआईपी करते थे, एक इंश्योरेंस करते थे, एक म्यूचुअल फंड करते थे, कुछ भी करते थे, वो उसी तरह से चलता था काम। वो बच्चों को पसंद नहीं था कि यार मुझे इस तरह से नहीं जाना स्कूटर पर बैठ के। लेकिन अब क्या हुआ, अब सब आना चाहते हैं। तो इसलिए यदि आपने इस तरह का काम किया तो आप अपने बच्चों को अपने पास रखने की तैयारी कर रहे हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है? मैनेजमेंट, एचआर के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की। ग्रोथ तो बहुत कर रहा है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा भी मिल जाएगा, मुझे 25 करोड़ रुपए बैंक से लोन देगा, लेकिन वो भी 8-9%, 10% ले रहा है 2 करोड़ रुपए। और स्ट्रेस, उस लोन के चक्कर में आपके डिसीजन चेंज होते हैं, और वो जब स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है लोन का, तो क्या होता है, तो आप सोचते हैं यार ये मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं, क्योंकि मुझे चुकाना है। और यदि ये डिसीजन आपके दिमाग से हट जाए तो क्या रहे, जब आप आईपीओ लेके आते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। जरा सोचिए, स्वास्तिक 1.5 करोड़ का आईपीओ उस जमाने में आया था, इंटरेस्ट फ्री 1.5 करोड़ रुपए यदि किसी को 1993 में मिल गए होते और 10% भी वो सालाना ग्रो कर रहा होता आफ्टर टैक्स, या 15, उस समय तो 15% इंटरेस्ट हुआ करता था, तो आज वो कहां पहुंच गई होगी कंपनी, वो 1.5 करोड़ रुपए ही कहां पहुंच गया होगा।
तो इसलिए ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी को इतने सस्ते में क्यों बेचूं। मैं पूछता हूं, सपोज आप कोई कंपनी 100 रुपए में लेके आते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मेरी तो 150 रुपए की कंपनी थी, लेके आ रहे हो, पब्लिक तभी पैसा भरेगी ना जब उसको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और वो लिस्ट 200 पे हो जाती है। तो पैसा किसका बढ़ा? 25% आईपीओ लेके आओ, 75% पैसा किसका डबल हुआ? आपका डबल हो। उसके बाद में आपकी प्रॉफिट यदि अच्छे आ रहे हैं तो आगे किसको प्रॉफिट होगा? कैपिटल किसकी बढ़ रही है, मार्केट वैल्यूएशन किसकी हो रही है? आप ये बताइए, आपके आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है? मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है। आप यही कहोगे कि मेरी नेटवर्थ क्या है, सीए साहब से कहोगे, वो एक तरफ से निकाल के देंगे और नेटवर्थ निकाल के दे देंगे कि सर आपकी नेटवर्थ कैपिटल माइनस प्लस एसेट माइनस जो भी करके बता देंगे। लेकिन ये नेटवर्थ नहीं है। नेट जरा सोचो ना, आपने 20 साल पहले एक मकान लिया 5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में। हर साल 2 साल में एक बार ब्रोकर को फोन तो करते हैं ना आजकल, यार तलवंडी की रेट क्या है, मेन रोड की, 3 बत्ती वाले रोड की है, या झाला रोड पे क्या रेट पहुंच गई मित्तल होटल के आसपास की जमीन की, ये पूछते हैं ना। फिर देखते हैं यार इतनी रेट हो गई, बस खुश होते हैं। बिक रहा है नहीं बिक रहा है पता नहीं। तो वैसे ही 9:15 बजे रोजाना आप उठ के देखेंगे, आज यार 5% तेज है, यानी कि मेरा जो 100 करोड़ की मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन था 105 करोड़, कितना प्रॉफिट हुआ आज का? खुशी होगी नहीं होगी? अच्छा, रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड में? और जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, चाहे वॉरेन बफेट हो, मुकेश अंबानी हो, ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, इनके पास क्या है? एफडी है, बिजनेस है, ये सब लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं, लिस्टेड कंपनी शेयर रख रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते हैं? मुझे बहुत दुख होता है, मैं अभी कई जगह गया, कई सिटीज में गया, मुझे एक बहुत दुख होता है कि हम कोटा में बहुत पीछे चल रहे हैं। हम जिस तरह का हमारा माइंडसेट है ना, हम रियल में बिजनेस को समझ ही नहीं रहे। आप गुजरात जाके देखो, 1 साल से ज्यादा कोई जॉब नहीं करता है। वो कहता है जॉब इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख लूं करते कैसे हैं, बस इससे ज्यादा कोई जॉब नहीं करता। माइंडसेट ही नहीं है हम लोग। एंड हम फिक्स इनकम में ऐसे फंस गए कि रियल एंटरप्रेन्योरशिप तो आ ही नहीं रही है। सोचते ही नहीं है कि हम क्या नया कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड बनते ही सर्टिफिकेट की वैल्यू हो गई ना, तो आप अच्छा स्टाफ हायर कर सकते हो ना। तो आप सिर्फ, ये तो प्राइवेट लिमिटेड है, जरा सोचो लिमिटेड कंपनी होगी तो आपको हायरिंग में कितना आराम होगा। इस तरह क्लाइंट, मैं अभी चेन्नई से नहीं, केरल से बॉम्बे आया, ट्रेन पकड़नी थी शाम को, 1:30 बजे पहुंचा और 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी। मेरा एक क्लाइंट जो बॉम्बे का है, वो वहां आ गया मुझे लेने के लिए, वहां से लेकर मुझे होटल लेके गया, ताज सांता क्रूज में लेके गया और खाना वाना खिलाया। उसके बाद में 5 बजे ट्रेन पर छोड़ के आया, जबकि उसको जाना बोरीवली था। जरा सोचो ना कितना अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। आपका जो क्लाइंट है, जो आपका प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, चाहे वेंडर है, आप उसके सिटी में जाओगे, वो आपको क्या अपने घर बुला के खाना नहीं खिला दे लिस्टेड होने के बाद में, तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ जाए तो आप मुझे बता देना। ये वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं कि यार हम तो अपना ही धंधा कैसे चलाएंगे। आपके पॉकेट में 500 का नोट है, जरा उस नोट को यदि हम नोट नहीं मान के कागज माने तो उसकी क्या वैल्यू है? उसकी नोट की वैल्यू तब है जब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मैं 500 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। मैंने जब 88 में शेयर बाजार का काम किया था, उसमें सर्टिफिकेट आया करते थे, उसमें यही था कि आप शेयर होल्डर हैं, इस तरह का सर्टिफिकेट आता था, नीचे चेयरमैन के साइन हुआ करते थे। जब आप अपने कंपनी के शेयर किसी को इश्यू करके देते हैं तो क्या होता है? वो आप कह रहे हैं कि आप मेरे शेयर होल्डर हैं, मैं आपको 1000 रुपए के 100 शेयर दे रहा हूं। दूसरे दिन शेयर बाजार में लिस्ट होता है और वो 5 रुपए ही भाव चल रहा होता है। वो कभी कहता है कि मुझे 1000 रुपए में दिए थे 500 वापस दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ये कह सकती है कि 500 का नोट था 250 रुपए ले जा? तो आपके ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? मैं पूछ रहा हूं ज्यादा, मतलब आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 दिए तो 500 ही देने पड़ेंगे, लेकिन आपने 1000 रुपए के शेयर देकर यदि 600 रुपए भी भाव चल रहा है तो भी कोई नहीं पूछने वाला है, और 6000 रुपए भी भाव चल रहा है तो भी आप इररिलेवेंट हो। आप अपने बिजनेस में ध्यान दो। इससे बड़ा प्लस पॉइंट बताओ ना आप क्या होगा? तो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनने की सोचो, बिजनेसमैन से बाहर निकल के आइए। और सबसे बड़ी बात, जब आपका शेयर मार्केट में होता है, यानी कि 25% शेयर हम लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, हम रोजाना अगरबत्ती लगाते हैं भगवान से, भगवान मुझे कमाई देना। अब हम अगरबत्ती लगा रहे हैं कि भाई साहब इनको कमाई देना तो मेरे शेयर भी बढ़ जाएगा। तो आपके वेल विशर कितने बढ़ गए?
तो कुल मिलाकर ये एक विन विन सिचुएशन है। हमें बस रिक्वायरमेंट क्या है, 25 करोड़ से कम की नेटवर्थ, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, उसमें से 2 साल प्रॉफिट के, और क्या चाहिए आपको? बस It should be limited, private. यदि आप इस समय प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या एलएलपी हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो, चिंता की कोई बात नहीं है, आगे से प्लान कर सकते हैं आप। यदि आप प्रॉफिट में हैं, ऑलरेडी 3 साल पुरानी कंपनी है, तो 6 महीने में आपका इशू आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है यदि आपकी 10 करोड़ की सेल है और 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, तो आप रेडी हो, आईपीओ रेडी हो। और यदि नहीं है तो अगले 3 साल में ले आओ। कि आप ना हमेशा रेगुलर बेसिस पे करो कि टॉप 10 एसएमई लिस्टेड कंपनीज जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस की है पिछले साल में, 2025 की, 2024 की, 2023 की, या अभी तक की, और उनको स्टडी करना चालू कर दो। और तीसरा, आपके बिजनेस में जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कौन है, होटल इंडस्ट्री में कौन है, स्कूल इंडस्ट्री में कौन लिस्टेड है, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसको स्टडी करना चालू करो। मुझे लगता है कि इस साल 6 महीने में आपका माइंडसेट बन जाएगा। अब मैं लास्ट 10 फैक्ट्स बता के जा रहा हूं आपको जो एसएमईज के बारे में है। नंबर 1, 2011 में एसएमई एक्सेस आया था। एसएमई इंडेक्स ने निफ्टी को 15% सीएजीआर से ज्यादा रिटर्न बीट किया है पिछले, जब से आया 2011 से। यानी कि एसएमईज कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है। दूसरी बात, बीएसई एसएमई में 500% की ग्रोथ आई है जब से आया है तब से। एनएसई इमर्ज में 200 प्लस कंपनीज लिस्ट हो चुकी है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज हो चुका है पिछले 5 साल में। 10,000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज हो चुका है। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा इनका, एसएमईज कंपनी का, चाहे इश्यू 25 करोड़ का आया हो, चाहे 6 करोड़ का, 6.25 करोड़ का आ ही सकता है ना एसएमई का, 25 करोड़ का इशू हुआ तो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके हिसाब से क्या होगा? 10 करोड़, 50 करोड़? ये अच्छा, आप एवरेज है या एवरेज से बेटर है अपने बिजनेस में? यदि एवरेज से आप बेटर है, आप लिस्ट हो जाते हैं, तो यहां का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 करोड़ रुपए। यदि आप एवरेज धंधा कर रहे हैं और लिस्टेड है, तो 500 करोड़ के मालिक हो आप, ये मान के चल लो। ताली हो जाए इस बात पे। तो एसएमईज एसएमई लिस्ट हो जाओ। एसएमईज में 1.5 करोड़ जॉब दिए हैं इंडिया में। टोटल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन एसएमईज का है इंडिया की जीडीपी में। 10 लाख प्लस इन्वेस्टर्स ने एसएमईज में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है, और सक्सेस रेट 80% से ज्यादा है एसएमईज में। और डायरेक्ट कनेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और जरा सपना सोचिए, एक बार एक सपना तो सोचिए कि मैं बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज में 9:15 में जाके और ओपनिंग बेल बजा रहा हूं। बस वो जो जज्बा होगा ना कि मुझे ओपनिंग बेल बजानी है, तो आप समझ लीजिएगा आपको क्या मिल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं आपके पास 2 रिक्वेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, या 2 ओपिनियन छोड़ के जा रहा हूं। नंबर 1, यदि आपकी कंपनी इस लायक है या आपका विजन है कि मैं लिस्टेड हो जाऊं, तो नीचे दिए हुए फॉर्म को जरूर भर दें। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, यदि मुझे यहां थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, और मुझे सही गाइडेंस मिल जाए, तो मैं इस लायक अपनी कंपनी को कर सकता हूं, तो भी आप ये फॉर्म भर दें। और नंबर 3 बात, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ, ये न सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है बल्कि एंटरप्रेन्योर के लिए भी है। तो आप इसमें सीखेंगे कि क्या क्या प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं जो आप किसी प्रोफेशनल को पूछेंगे जब भी आपको आईपीओ लेके आना है। ये जो 5-7 क्वेश्चन मैंने बताया ना, कि खर्चा कितना होगा, कितनी वेरिएशन मिलेगी, कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को क्या फायदा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर कोई पूछता है। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन क्या जो आपको एक लीड मैनेजर को पूछने चाहिए, वो सब मिलेंगे आपको उसी वीक में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक all the best, happy investing, and get yourself ready for SME IPO. Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.